स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। हाँ भाई बच्चों, हम अब केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं प्रैक्टिकल सेंटर के सारे ही जो चैप्टर्स हैं इस लेक्चर में समझा दूँगी इंशाल्लाह, या 5 चैप्टर्स हैं समझा दूँगी। मेरा नाम आप सबको बताएगा कि भाई मिस लाइबा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 11 विच इज़ हाइड्रोजन एंड वाटर। लुक एट MCQs नंबर 1। क्या कह रहेगा? सेलेक्ट ऑल दोज थिंग्स विच रिजल्ट व्हेन सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर। देखो बेटा, एक बात याद रखना, जब भी सॉल्व करना शुरू करो तो MCQs को सॉल्व करने से पहले सारे ऑप्शंस देखो कि उसके चारों ऑप्शंस क्या है। तो उसके अंदर से सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर से उन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करो कि जब हम सोडियम मेटल को, ये एक पानी का बीकर है, ठीक है, पानी का बीकर है, इसके अंदर आपने सोडियम मेटल का पीस डाल दिया, तो जब आप ये डालोगे तो क्या होगा बेटा? क्या पानी एसिडिक हो जाएगा? क्यों? क्योंकि देखो अगर आपसे पूछा जाए सोडियम जो है वो क्या है, नेचर के हिसाब से क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, तो बेटा सोडियम जो होता है वो हमारे पास आता है ग्रुप 1A में, अल्कली मेटल्स में। तो कैसा होगा हमारे पास? बेसिक हो जाएगा, ठीक है, बेस फॉर्म करेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सोडियम जो है वो थोड़े से टाइम में डिसअपेयर हो जाएगा, नहीं, बल्कि क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे, क्योंकि बेस है ना, तो क्या बनाएगी? बेस बनाएगी, ठीक है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये है। अच्छा भाई, एक हाइड्रोजन ने दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। दूसरा MCQs देखें, वो कह रहे हैं ये डायटोमिक फॉर्म में है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी लगेगी बेटा? 104 kCl की लगेगी। ड्यूट्रियम कैसे? देखो, एक हमारे पास है नेचुरल हाइड्रोजन और एक है ड्यूट्रियम। वो नेचुरल हाइड्रोजन, अगर दुनिया में नेचुरल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं? तकरीबन 15,015 के आपके पास इसके पाए जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो ड्यूट्रियम के कितने पाए जाते हैं बेटा? सिर्फ एक। यानी कि दुनिया में हाइड्रोजन इतना ज़्यादा है नेचुरल और ड्यूट्रियम इतना कम है। समझ आई? ये रेशो याद रखना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.1। एक और MCQ समझो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है। अच्छा भाई, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो तकरीबन 2 लीटर पानी हर दिन कंज्यूम करता है। पॉल्यूटेड वाटर इज़ डैश फॉर ड्रिंकिंग पर्सन अनफिट। आप पोल्यूटेड वाटर को पी नहीं सकते, वो अनफिट होता है। मोलर मास ऑफ हैवी वाटर क्या? H2O का मोलर मास क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, O का मास कितना है और H2O का 18 आ जाएगा। अब जब आप ड्यूट्रियम लगा रहे होगे तो उसके अंदर तो आपको S20 बनेगा ना बेटा, क्योंकि ड्यूट्रियम के अंदर D2 होएगा और उसका मास ज़्यादा होता है, 4 होता है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी पानी की 4 सेंटीग्रेड पे क्या होगी? एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हमने पढ़ा था, कितनी होती? 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से एक और MCQs याद रखना कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट आपके पास क्या बनता है? इसका यूनिट बनता है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, सही है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा हैवी वाटर का? 3.8 सेंटीग्रेड। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? इन दोनों के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन किसको कहते हैं? प्रोटियम को कहते हैं, ठीक है। आयन एक्सचेंज राइजिन क्या आएगा? Na-जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट जो है वो आपका आयन एक्सचेंजर रिजन है, ठीक है। अच्छा भाई, हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? आपसे वो मोलर मास पूछे है, मॉलिक्यूलर मास पूछे, बात एक ही है। आप 20 ग्राम्स लिखो या 20 एटॉमिक मास पर यूनिट लिखो, बात एक ही, ठीक है। ये दोनों MCQ सेम है, लेकिन वर्डिंग सिर्फ चेंज है, ठीक है। अब हर चीज़ की वर्डिंग्स होती है ना बेटा, किसी चीज़ को कैसे पूछते हैं, किसी चीज़ को कैसे घुमा के पूछ लेते हैं। ये पहला चैप्टर हो गया। अब आ जाओ दूसरे की तरफ। ग्रेफाइट इज़ यूज इन एटॉमिक रिएक्टर्स बिकॉज, ग्रेफाइट को क्यों यूज़ करता है आप एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर? सबसे पहले तो एक बात याद करने रखना कि आप ग्रेफाइट जो है वो किसका एलोट्रोप है? कार्बन का एलोट्रोप है, यानी बहरूपिया। ये पहला MCQs हो गया। दूसरा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये कौन सा MCQs हो गया? दूसरा हो गया। तीसरी बात याद रखो कि ये क्या करता है, ग्रेफाइट को आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ करते हो। एक और बात याद रखना है, 3 चीज़ें हो गई हैं। चौथी चीज़, अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है डायमंड से मोर रिएक्टिव है, नहीं, इसको यूज़ करने का रीज़न क्या आएगा? ठीक है, ये तमाम चीज़ें, ये रीज़न तो है कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये रिएक्टिव भी है, लेकिन
एटॉमिक रिएक्टर में क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इसलिए यूज़ कर रहे हैं? नहीं बेटा। क्या ये डायमंड से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए यूज़ कर रहे हैं? नहीं बेटा। क्या ये सॉफ्ट सॉलिड है इसलिए यूज़ कर रहे हैं? नो, हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ग्रेफाइट बिकॉज इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन। वो जो न्यूट्रॉन का रिएक्शन चल रहा होता है ना, एक न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन बनना, फ्यूजन का रिएक्शन आपके पास चल रहा होता है, उसको हल्का करने के लिए, वरना ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है। डायमंड इज़ यूज एज एब्रेसिव बिकॉज डायमंड को एब्रेसिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है। सिलिकॉन जो होता है वो ज़्यादातर हमें सिलिका की फॉर्म में पाया जाता है। सिलिका क्या होता है? SiO2। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं इसे। चाइना क्ले को किस में यूज़ करते हैं? क्रॉकरीज, घर की जो क्रॉकरीज होती है उनको बनाने में यूज़ करते हैं। फ्यूज्ड सिलिका, ऐसा सिलिका जो फ्यूज हो, पिघला हुआ, जिसको आप लोग, जिसका एक और नाम भी होता है, वो नाम क्या होता है बेटा? उसको हम क्वार्ट्स कहते हैं या क्वार्ट्स गिलास कहते हैं। ये 2 MCQs हो रहे हैं आप लोग, यानी आप ये देखो, आप 1 MCQs कर रहे हो तो आपके 4-5 MCQs निकलने हैं। तो फ्यूज सिलिका को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं बेटा? ऑप्टिकल लेंसेज या प्रिज्म्स बनाने के लिए। प्रिज्म्स ऐसे होते हैं, एक और MCQs याद रखना प्रिज्म के हवाले से, कि प्रिज्म के ऊपर अगर सनलाइट पड़ेगी, पढ़ने के बाद सनलाइट तो एक ही कलर में पड़ेगी, लेकिन वो 7 डिफरेंट कलर में आपको मिलेगा। पहला MCQs। दूसरा याद रखना, वो जो 7 कलर होते हैं ना, उनको हम इस ट्रिक से याद रखते हैं, विब क्योर करके। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रेम्बो के कलर हैं, धनक के कलर हैं, कौसे कज़ा के कलर हैं, कौसे कज़ा ही होता है ना, व्हाटएवर जो भी होता है। ठीक है। तो रेम्बो के 7 कलर हैं, ये बात याद रखना। ठीक है। बारिश होती है, ठीक है, तो ज़्यादा पानी आता है। खैर मैं ये बात नहीं कर रही। देखो बारिश होती है ना, तो बारिश के अंदर जो पानी के कतरे होते हैं ना, वो क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। जैसे ही सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है ना, तो वो ना डिफरेंट कलर्स को ना निकालते हैं अपने अंदर से, 7 डिफरेंट कलर्स को अपने पास से एमिट आउट करते हैं, जो हमारे पास बनाता है रेम्बो। तो बारिश में हमें रेम्बो इस वजह से नज़र आता है। बच्चे बोलते हैं ना कि बारिश में क्यों नज़र आ रहा है, प्रिज्म तो है नहीं। अब देखो, इस एक MCQ से आपके 6-7 MCQs निकले हैं, काउंट कर लेना भले से मेरी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके। ये एक पॉइंट में बताया। दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सोडियम सिलिकेट का याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर लो तो मर्ज़ी, वैसे ज़रूरत नहीं है। ज़मीन की अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि ज़मीन की सतह पर सेकंड दूसरे नंबर पर ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है बेटा? सिलिकॉन है। ठीक है। जब कार्बन को आप हवा में बर्न करोगे, कार्बन ले लो, उसको ऑक्सीजन में बर्न करो, क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बस इतना सा रिएक्शन है। दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तीसरे पे आ जाओ। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज़ हीटेड विद अ बेस, जब आप अमोनियम क्लोराइड आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है NH4Cl। इसको जब आप किसी भी बेस के साथ हीट कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने NaOH के साथ कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? आपके पास सबसे पहले एक चीज़ जो बनेगी ना, मेन चीज़ जो गैस आपके पास लिबरेट होगी, वो अमोनिया होगी। बाकी जो भी चीज़ें बनेंगी वो बात की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे दूसरे नंबर पे। ठीक है। लेकिन जो गैस लिबरेट होगी ना, वो अमोनिया गैस होगी। इसके बाद जो आप लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में अमोनिया की, यानी कि अमोनिया को जब आप कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑस्ट्रेल मेथड के अंदर एक चीज़ याद रखना, वो आपसे पूछ सकता है ऑस्ट्रेल मेथड के अंदर आप लोग किस चीज़ की ऑक्सीडेशन करते हो? तो अमोनिया की करते होगे। और किसकी प्रेजेंस में करते हो? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हो। कैटलिस्ट कौन सा होता है बेटा? प्लाटीनियम होता है। ठीक है। PT करके इसको शो करते हैं। एक सेकेंड में अपना पेन लिया हूँ, मेरा पेन कहाँ है? मिल गया। बच्चे भी यूट्यूब पे सोचते होंगे यार मिस अपना फ़ोन हटाती हैं, जैसे स्क्रीन हटाती हैं गेम आ जाता है, बट वो भी इतना अजीब सा ड्राइंग हुआ। भाई मैं खेलती हूँ, मैं स्टिल अभी तक खेलती हूँ, सही है। किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है बच्चों। 3 देखो, दिस मेटल दैट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड HNO3। जब आप नाइट्रिक, HNO3 का दूसरा नाम क्या होता है मेरा बेटा? नाइट्रिक एसिड होता है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखोगे, पूछ सकते हैं वो लोग, इसलिए याद रखोगे। जब आप H2 गैस को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो बेटा कौन सा मेटल आपके पास आता है, लिबरेट होता है? मैग्नीशियम जो होता है हमारे पास, मैग्नीशियम मेटल जो होता है उसको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड का जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तब बेटा आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग का सॉरी। ठीक है। अभी एक बच्चा था, मैंने उस दिन एक छोटी सी चीज़ थी, वो थोड़ी सी गलत बता रही थी मैंने, लेकिन उसी टाइम उसको सेव कर दी थी। उस बच्चे ने पूरी वीडियो नहीं देखी, उसने वहीं पे मिस आपने गलत बताई, मिस आपने, अरे भाई पूरी तो देखो बेटा, पूरी तो देखो, इंसान हूँ मैं। ठीक है।
अच्छे खासे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही होती हूँ मैं पेपर्स के टाइम, तो समझ लें सही की हालत टाइट होती है। मैं सुस्तानी जो है वो कहती हैं बच्चों का इतना सा भी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ऑक्सीजन का कितना होता है? -183 सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्या समझाऊँ मैं? अब आपसे कह रहे हैं इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन को चूज़ करें। आपको यहाँ पे ये रहा रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिखाया था, वहाँ से देख लेना, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इज़ यूजुअली कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ, आप जो हवा ब्रीथ करते होगा उसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ये सब मैंने आपको इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में समझाया हुआ है। एक और मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुकी हूँ, मुझे अच्छे से याद है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईजी वे टू डिस्टिंग्विश ओजोन फ्रॉम, बताया था मैंने कि बेटा ओडोर्स के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए। ओजोन की कैसी स्मेल होती? पंजेंट होती, याद है? याद है मैंने बताया था। और कलर कैसा होता है? पेल येलो होता है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो नेचर में पाया जाता है ऑक्सीजन है, और ज़मीन की क्रस्ट में जो पाया जाता है वो कौन सा बेटा? वो अभी हम पढ़ के आए हैं, सिलिकॉन है, ठीक है। यूरिया जो होता है, यूरिया कब प्रोड्यूस होता है? जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ हीट करते हो ना, तो आपके पास यूरिया बनता है, ठीक है। यूरिया क्या है? यूरिया कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का, यूरिन में पाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की जाती है जब आप सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को हीट करते हो बेरियम पेरोक्साइड के साथ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2, याद रखना, भूलना नहीं है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है बेटा? याद रखना 21% होती है, क्योंकि 79% या 78% आप लगा लो आपके पास नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और कार्बन कितनी होती है? 0.04% होती है। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज़ करते हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो। आ जाओ अब भाई चैप्टर नंबर 14 पर। द फार्मूला ऑफ आयरन पायराइट, याद है लेक्चर समझाया था, तो मैंने कितने मज़े से तुम लोगों को सारे फार्मूलाज याद करवाए थे। तो मेरा बेटा इसमें तो चीते हो गए होगे ना, अब तो फ़ौरन से बता दोगे। फार्मूला आयरन पायराइट का SO2 का, SO2 से तो हमारे पास क्या आता है? FeSO2 आता है। याद है मैंने बताया था कि SO2 से जो निकालेंगे फार्मूला वो यही होगा। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म सल्फ़र की 2 फॉर्म्स पढ़ी थी हमने, ठीक है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। तो नॉन क्रिस्टलाइन ऐसी फॉर्म जो क्रिस्टल ना हो, तो बेटा नाम तो पता चल रहा है कि रोम्बिक, ऑर्डिनरी और मोनोक्लिनिक, ये सारे हमारे पास क्रिस्टलाइन सल्फ़र है। प्लास्टिक सल्फ़र जो है वो क्रिस्टलाइन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है उसकी ग्रेविटी कितनी होती है? 1.84 होती है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा रोम्बिक सल्फ़र की आपसे पूछी गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद कर लो तो मर्ज़ी है। रोम्बिक सल्फ़र कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, इस तरह का होता है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये तो 6 बन देना, नहीं कुछ इस तरह का होता है मेरा ख्याल है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, देन ऐसे, फिर एक और, फिर एक और, इस तरह का ऑक्टा स्ट्रक्चर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा SO3 की कांटेक्ट प्रोसेस के लिए? वो 450 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम कंडीशन वो होती है टेम्परेचर की जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन आराम से हो सके, ठीक है। सल्फ़र जो है वो बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, तो कैसी फ्लेम आती है? अब देखो 2 MCQs आ गए। क्या आप जब भी सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो आपके पास ब्लू कलर की फ्लेम बनेगी, क्यों? क्योंकि उस टाइम आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि सल्फ़र ऑक्सीजन को जब बर्न करेंगे, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो SO2 बनेगा, तो हमारे पास फ्लेम किस कलर की आएगी? तो बेटा ब्लू कलर की फ्लेम आएगी, ठीक है। अगला, ओलियम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? अब ये फार्मूलाज याद रखोगे तो कौन से बता दोगे? H2S2O7 होता है, ठीक है। केमिकली स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बेटा? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगला आ जाओ 15, हेलोजेंस। इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देके किसी चीज़ की ब्रेक डाउन की जाए। आप इसके अंदर क्या करते हो? देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो अलग चीज़ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इसके अंदर ये होता है कैटाइन जो होते हैं ना वो डिस्चार्ज हो जाते हैं कहाँ पर? कैथोड पर, ठीक है। अच्छा भाई, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्लोरीन को रिलीज़ करवाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से? तो बेटा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब उसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाएगी, हमने रिएक्शन पढ़ा भी था। क्लोरीन एटम जब हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट कंबाइन हो जाए, यानी कि ऐसे बन जाए HCl, तो ये कैसा आएगा बेटा? ये पोलर है, पोलर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है और इसकी अलग है, तो ये पोलर है, ठीक
ठीक है। नॉन पोलर वो होते हैं जैसे ये H2, ये क्या है बेटा, ये नॉन पोलर है, ठीक है, याद रखना। आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसको जो कोई आयन बना हुआ हो। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, यानी कि एक शेयरिंग हो रही हो, एक तरफ से शेयरिंग हो रही हो, और कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों तरफ से शेयरिंग होती है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है क्लोरीन गैस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज कलेक्टेड इन गैस चार्ट बाय, देखना ग्रीन होता है, और गैस जार में जब जमा करो तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी कि क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर आप उसको गैस जार में जमा कर लोगे। क्लोरीन यानी कि ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। पानी की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड नहीं होगी, पानी नीचे ही रहेगा, ठीक है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा भाई, द मोस्ट अबेंडेंट एंड यूज़फुल हेलोजन, सबसे ज़्यादा जो हेलोजन यूज़ होता है वो क्लोरीन है। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन कौन सा है, तो फ्लोरीन है। मैं अभी बता चुकी हूँ, उसकी 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ दिस पेयर आर केमिकली सिमिलर, भाई देखो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो केमिकली सिमिलर है। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम दे दूँ तो बेटा ये भी सिमिलर होंगे। अगर आपको ग्रुप्स के एलिमेंट्स याद हैं तो आप ये बात बता सकते हो। अच्छा भाई, फार्मूला आयरन डस्ट का क्या होता है? आयरन डस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3 और उसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा भाई, कॉपर की इंपॉर्टेंट और क्या है? CuFeS2। पोटैश मिका का फार्मूला आपके पास क्या होता है? K2O3Al2O3। ये सब मैंने याद करने के तरीके बताए हुए, सही है ना। क्रोमाइट जो है वो पाकिस्तान में किस जगह पे पाया जाता है? बलूचिस्तान में। आयरन मेटल ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज इम्प्योर। ब्लास्ट फर्नेस में से बेटा जो आपको आयरन मेटल मिलता है ना, वो इम्प्योर होता है और उसको हम पिग आयरन कहते हैं, ठीक है। ये मेरा लम्स में भी क्वेश्चन था मेडिकल के टेस्ट में, जिसमें मेरी 2nd पोजीशन थी ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा भाई, उसके बाद है स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका अलॉय होता है बेटा? निकल और क्रोमियम का जो अलॉय होता है ना, इन दोनों के मिलने से जो बनता है, यानी कि इन दोनों को जब आप आयरन के साथ मिला दो तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। इसके अंदर वही बात आ गई कि इसमें से एक जो है वो रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस ये देखो CuO है, इसमें से ऑक्सीजन को निकाला जा रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? इसके अंदर हम ब्लिस्टर कॉपर बनाते हैं, देखो कॉपर बन जाएगा। और रिडक्शन किसकी हो रही है? ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक काम तो हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अच्छा भाई, एल्युमिनियम चीफ और ऑफ एल्युमिनियम का फार्मूला Al2O3 के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा भाई, नाइक्रोम इज़ एन अलॉय डेट कंटेंस मेजर परसेंटेज ऑफ। नाइक्रोम एक अलॉय है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा निकल पाया जाता हैगा। अच्छा, जो जिसकी 3rd पोजीशन आती हैगी, 1st पोजीशन वाले को तो गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। 2nd को सिल्वर, और जिसकी 3rd आती है ना बेटा, उसको ब्रोंज का मिलता है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा भाई, ब्रोंज जो होता है ना, ब्रोंज कह रही हूँ, अगर कॉपर और जिंक का अलॉय है, ठीक है, कहीं पे आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, अगर कॉपर और जिंक का अलॉय है तो वो हमारे पास ब्रास होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था निकल और क्रोमियम का हमारे पास क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। अच्छा भाई, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा? सोडियम है। अच्छा भाई, अब आ जाओ, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 17। बच्चों को जो सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन आसान है, मैंने तो पढ़ाया था, तुम लोगों को आता है ये सारा। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड ऑफ कार्बन। जो कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स के साथ डील करती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इसके अंदर हमने कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे, जैसे HCO3, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या साइनाइड। ये सारे वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, यानी आप इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसीडर नहीं करते। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो यूरिया था, और बनाया किसने था बेटा? वोलर ने बनाया था। वोलर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। हो गए 3 से 4 MCQs। प्योर कार्बन क्या होता है? कोक। कोक को हम क्या कहते हैं बेटा? कोयला। रेसिड्यू लेफ्ट, रेसिड्यू का मतलब होता है बाकियात, या रेसिड्यू कह लो आप इससे, जो बाकियात रह जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? कोल टार जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जब लिक्विड की आप डिस्टिलेशन करो तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर सॉलिड की करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, ठीक है, बताया था मैंने। तो ये करते हैं तो पीछे आपके पास जो रह जाता है वो पिच होता है, ठीक है।
अच्छा भाई, नेचुरल गैस जो होती है वो ज़्यादातर मीथेन पे कंसिस्ट होती है। इसके अंदर 94.06% आपके पास मीथेन होती है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से याद होती हैं वैल्यूज़। अच्छा भाई, दिस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंटेनिंग 10 to 13 कार्बन, 10 से लेके 13 तक जो कार्बन्स मौजूद है, यानी कार्बन 10 से लेके 13 तक किन के अंदर आता है बेटा? केरोसिन के अंदर आता है। कार्बन 21 से लेके कार्बन 40 तक हमारे पास पैराफिन वैक्स के अंदर आता है। इसी तरह से आप देख लेना कार्बन 1 से लेके 7 तक किसमें आता है, यानी हर उसका देख लेना, ठीक है, बुक में गिवन है। द प्रोसेस इन विच ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज। देखो हमारे पास एक होता है ऑक्टेन, ऐसा होता है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन है, ठीक है। मैंने बताया था ना कैसे कार्बन की एक चेन क्यों करके आपके पास ऑक्टेन बन रहा होता है, याद है मैंने करके बताया था 8 कार्बन ऐसी चेन में होते हैं। तो बेटा ऑक्टेन को जब आप इसको लीनियर में से हटा के ब्रांच में ले आओ तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रिफॉर्मिंग, ठीक है। अच्छा भाई, ऐसी सीरीज़ कंपाउंड की जिसके अंदर हर मेंबर जो है वो एक दूसरे से CH2 के रेशो से अलग हो। CH2 का एक और नाम होता है मिथाइलिन ग्रुप, और इसको हम लोग एक और तरह से पूछ सकते हैं 14 AMU कहकर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरीज़ है कंपाउंड्स की जिसके अंदर हर मेंबर जो है वो प्रीसीडिंग यानी स्टार्ट से लेकर यानी कि उनके दरमियान जो रेशो का डिफरेंस आ रहा है वो 14 AMU का आ रहा है या CH2 का आ रहा है, मिथाइलिन ग्रुप का आ रहा है, तो समझ जाना वो होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड पजेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन की अरेंजमेंट चेंज हो, ठीक है, उसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर प्रोसेस में तोड़ा जाए उसको क्रैकिंग कहते हैं। कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे CH4। मीथेन क्या है मेरे पास बेटा? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, हेक्सीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली 1 और मोर, देखो जिसके अंदर 2 या 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाएँ वो अनसैचुरेटेड होता है, और अगर किसी के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो सैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड हमारे पास कौन सा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? अल्केन्स होते हैं। ये सारी बातें लिखते जाओ, जो इसके अंदर नहीं लिखी हुई मैं वो बता रही हूँ। और अनसैचुरेटेड 2 होते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स जो होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये एक बॉन्ड है तो बेटा याद रखना ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर ये 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अगर ये 3 बॉन्ड है तो इसके अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगी, ये भी बात याद रखना। अच्छा भैया आगे आ जाओ। फर्स्ट मेंबर अल्कीन सीरीज़ का इथीन होता है, याद रखना, ये बात मैंने बताई थी कि होता है। अगर ऐसे मैं पूछूं अल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है तो आप बोलेंगे इसका इथाइन होता है। अगर मैं पूछूं अल्केन का क्या होता है तो क्या इथेन बोलोगे? नहीं, बोलोगे मीथेन होता है, ठीक है। राइटिंग पे नहीं जाना भाई, ऐसी होती है डॉक्टर्स की राइटिंग। हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन रिंग, हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम्स को आप रिंग में अरेंज कर दो, ऐसे करके रिंग्स बना दो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, पेट्रोल की क्वालिटी जो होती है कि उसको हम लोग ऑक्टेन नंबर से मेजर करते हैं, यानी जिसका ऑक्टेन नंबर कितना आएगा उस हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसके बाद जो सारे हैं ना उन सबके ना याद रखिएगा फार्मूलाज, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन के। अल्काइन का पहला मेंबर अभी बताया था, या तो वो लोग आपको इथाइन लिख के दे देंगे बेटा या एसिटाइलिन लिख के दे देंगे, बात एक ही है। एसिड का मतलब ही क्या होता है? एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन। अगर फॉर्म लिखा हुआ है कहीं पे जैसे फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 कार्बन, ठीक है। ब्यूटेन के कितना आइसोमर बनते हैं बेटा? 2 बनते, बना के देख लेना, ठीक है। अच्छा भाई, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी केमिकल बिहेवियर को एक यूनिक पार्ट दे, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक कर दे, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आइसोब्यूटेन जो होता है वो पजेस करता है क्या? चेन आइसोमेरिज्म। हम इसको नहीं समझेंगे, इससे नहीं समझेंगे क्योंकि अभी आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। इसको समझाने के लिए स्ट्रक्चर समझाने पड़ेंगे आप लोग को। इथीन की प्रिपरेशन इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH। मैंने बताया था बनाने के लिए। अगर आप इससे बना रहे हो इथीन तो आप जो प्रोसेस यूज़ करोगे वो डिहाइड्रेशन होगा। इसके अंदर 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा? इथीन बनेगा। इथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2, ठीक है।
अच्छा भाई, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अल्केन्स को पैराफिन भी कहते हैं, और अल्कीन्स का भी एक और नाम होता है, उस एक और नाम को हम कहते हैं ओलिफिन्स। ठीक है, पैराफिन का मतलब है वैक्स मेकर, ओलिफिन का मतलब है ऑयल मेकर। ठीक है। अच्छा भाई, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। अगर ROH लिखा हुआ है तो भी बात यही है, R की जगह क्या आ सकता है? CH3 आ सकता है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। अच्छा भाई, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अल्केन। इसमें से जो फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से एक अल्केन है, तो बेटा फार्मूला याद है तो फ़ौरन बता दोगे कि अल्केन जो है वो C5H12 है। ठीक है। अच्छा भाई, मीथेन जो है वो क्या होती है? मीथेन इज़ ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। अगर देखो आपको ये C5H10 दिया हुआ है ना, आपने देखा इन सबके अंदर 5-5 कार्बन है। ठीक है, आपको फार्मूला पता है CnH2n+2, आपने एक के अंदर लगा दो 5 कार्बन, CnH2 5+2 की क्या फार्मूला बन रहा है? C5H12 बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई? दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अल्केन। इसी तरह से अल्कीन का मुझे खुद निकाल के इसका सेंड करना। ठीक है। अच्छा भाई, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन और इसकी टाइप्स की स्टडी जो करते हैं, यानी उससे जो बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। ठीक है। अब लास्ट चैप्टर पर आ जाओ, केमिकल इंडस्ट्रीज़। अच्छा भाई, चैप्टर 18 है केमिकल इंडस्ट्रीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय दीज मेथड। किस मेथड से आप बनाते होगे सबसे ज़्यादा? मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पॉनिफिकेशन से बना सकते हो? नहीं, ये तो सोप बनता है। हाइड्रोलिसिस तो ब्रेक डाउन वाला है, पानी से ब्रेक डाउन करना है। एस्टरिफिकेशन फ्रूटी स्मेल आती है, ये इस्टर्स का होता है इसके अंदर। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लार्ज उस पर बना सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो 3118 सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट होकर बिल्कुल क्लियर लिक्विड बन जाता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ये बेस है हमारे पास। अच्छा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे, यानी CO2 और NaOH को रिएक्ट करवाओगे, तो बेटा बना के देख लो क्या बनेगा। Na जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, और क्या बनाएगा? और वाटर बनाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, और कौन सी गैस लिबरेट होती है? अमोनिया। भी ऊपर पढ़ के आए। अच्छा भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज इन मेडिसिन टू कॉज द अफेक्ट इन स्टमक। स्टमक के अंदर जब एसिडिटी हो जाती है तो बेटा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को यूज़ करते हैं ताकि वो जो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दे। ठीक है। और यही वाला आपको क्वेश्चन दोबारा से दिया हुआ है कि रिएक्शन जो सोडियम कार्बोनेट का आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो, तो उससे आपके पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये स्टमक की एसिडिटी ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये दोनों हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो याद रखना, ये हमारे पास CO3 और HCO3 है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में नहीं आते। अगर सोडियम कार्बोनेट है, NaCO3 है, या क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है, Na2CO3 है, तो उसको हम जो बनाते हैं वो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, डिटर्जेंट्स आर क्लींजिंग एजेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड सल्फोनेट। डिटर्जेंट से होते हैं क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोकार्बन और सल्फोनेट के ज़रिए। मटेरियल विच सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग, ऐसा मटेरियल जो जब आप जलाओ तो वो सॉफ्ट हो जाए, और जब आप उसको ठंडा करो तो वो कूल हो जाए, तो वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है। अगला देखें, द क्लास ऑफ प्लास्टिक डेट कैन ओनली बी हीटेड वंस। ऐसा प्लास्टिक इसको सिर्फ एक ही दफ़ा हीट कर सकते होगे, ठंडा करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। दिस पॉलीमर इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बैग्स फॉर शॉपिंग पर्पस। शॉपिंग पर्पस के लिए आप कौन से बैग बनाते हो? बेटा पॉलीथाइलिन के बैग्स बनाते हो आप लोग। ठीक है। PVC जो होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको यूज़ करते हैं उसके अंदर पाइप्स बनाने में। कैमराज, रेडियोज़ या टेलीफोन के जो कवर्स वगैरह होते हैं, ये सब बेक लाइट से बनते हैं। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास बेक लाइट बनती है। ठीक है। पिगमेंट जिसको यूज़ करते हैं वाइट कलर प्रोड्यूस करवाने के लिए, वो जिंक सल्फाइड है।
ठीक है। वर्निशेस जो होते हैं उसको वर्निशेस के अंदर याद रखना कलर्स पिगमेंट्स मौजूद नहीं होते, किसी भी चीज़ को शाइन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। शू पॉलिश के अंदर जो चीज़ डाली जाती है उसको शाइन करने के लिए, तो वो जो मक्खी का जो छत्ता होता है उसकी जो वैक्स होती है ना, मोम होती है, उसको यूज़ किया जाता है। कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो ब्लैक ब्राउन पॉलिश में पाए जाते हैं बेटा, नाइट्रोसिन ऑयल पाया जाता है। ठीक है। A mixture of infusion of gallnuts with ferrous sulfate and certain proportion of hydrochloric acid produce blacking। ब्लैकिंग आपके पास कैसे प्रोड्यूस होगी? जो गलनट्स हैं और फेरस सल्फेट है, जब आप उसका मिक्सचर लोगे और उसके अंदर कुछ आप उसके अंदर प्रोपोर्शन डालोगे HCl के, तो आपके पास ब्लैकिंग बन जाएगी। रेडिंग जो होती है वो ज़्यादातर ब्राज़ील वुड से बनाई जाती है। ठीक है। एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर सॉल्ट और शुगर को ऐड कर दो ना बेटा, तो खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा भाई, रेडिएशन पास थ्रू फूड टू प्रिजर्व इट, कोई भी ऐसी वो कौन सी रेडिएशंस होती हैं जो आप किसी भी खाने को प्रिजर्व यानी कि बचा के रखने के लिए यूज़ करते हो, तो अल्फ़ा बीटा गामा होती हैं। ब्लैक शू पॉलिश के अंदर जो यूज़ करते हैं हम लोग कलर, वो एनिमल चारकोल की वजह से आता है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सोप बनाया जाता है वो स्पॉनिफिकेशन होता है। यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है। केमिस्ट्री को इतनी डिटेल में मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने पीसी के MCQs भी आप लोगों को सारे समझा दिए। अब आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है। वो जैसे ही मेरे पास बेटा PDF आएगी मैं आप लोगों को करवा दूँगी, वरना मैं आपको समरी से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, मेरा गला जवाब दे चुका है। मैं थोड़ा सा चाय वाय पी के अपने गले को दोबारा से लिमिट पे ले आऊँ उसकी।